हैं बात DSC 1C HIST 203 हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास 1206 से 1707 ईस्वी तक का। ये आपका तीसरा कोर्स है सेकेंड ईयर में। जैसा मैंने पहले बताया था कि DSC के आप 2 यहाँ पर कोर्स करेंगे और दूसरे 2 कोर्स जो हैं आपके स्किल एनहांसमेंट के हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास 1206 से 1707 ईस्वी के बीच में। इससे पहले थोड़ा सा मैं बात करूंगी क्योंकि इससे पिछले वाले जो आपने कोर्स किए थे जहां पर कि हमने भारत के इतिहास को छोड़ा था 1206 तक का हमने इतिहास पढ़ा था। 1206 ईस्वी तक भारत में क्या हुआ कि जो इस्लामी राज्य है उसकी स्थापना हो चुकी थी। भारत में महमूद गजनवी और मोहम्मद गजनवी जैसा आक्रमणकारी और मोहम्मद गौरी जैसा विजेता जो है आक्रमणकारी इत्यादि भारत में आ चुके थे। तो भारत में इस तरह से इस्लाम का प्रवेश हो चुका था और इसी के साथ साथ जिसमें चाहे हम भारत की राजनीतिक एकता की कमी को लें या फिर इसी के साथ साथ हमारे पास चाहे जो स्थायी सेना थी उसका अभाव रहा हो या फिर तुर्कों की अच्छी युद्धपत्ति रही हो, कुछ ऐसे कारण जो थे वो रहे जिसके अंतर्गत भारत में जो इस्लामी राज्य है उसकी स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात भारत में जो इस्लामी राज्य है इसी के साथ ये शुरू हुआ। मुसलमानों की जो जिहाद या धर्म के अंतर्गत युद्ध करने की नीति थी उसी ने उनको काफ़ी जो है विजय हासिल की उन्होंने उसी के द्वारा। तो भारत में 1206 ईस्वी में इस तरह से जो इस्लामी राज्य है वो पूरी तरह से स्थापित हो गया। मोहम्मद गौरी जो कि अपने एक दास जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत छोड़ गया था, तो उसने एक नए वंश की भारत में स्थापना की जिसको कि हम दास वंश के नाम से जानते हैं। तो 1206 से 6 के पश्चात भारत में करीब 1206 से लेकर के 1526 के बीच का यदि हम समय लें तो इस समय के दौरान भारत में 5 वंशों ने शासन किया। इस समय को हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य थे वहाँ पर इनका शासन रहा। हालांकि दक्षिण भारत को भी जीता क्योंकि दिल्ली इनकी राजधानी थी, तो इसी के अंतर्गत इसको दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। ये आप देख रहे हैं पिंक जो बाउंड्री बनाई है ये वाली, ये जो थी ये थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है भारत में 5 वंशों ने दास वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश ने शासन किया। तो हम इस चैप्टर में अभी बात करेंगे हम सबसे पहले दास वंश के बारे में। स्लेव डायनेस्टी या दास वंश या फिर इसको एक और नाम से गुलाम वंश और ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ममलूक जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वो दिल्ली का पहला तुर्क शासक था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक का जो समय है वो दास वंश के शासकों का समय हुआ। इस समय के दौरान जितने भी शासक हुए जिनको कि सुल्तान भी कहा जाता है, तो ये जो सुल्तान थे या तो ये स्वयं दास थे किसी के या इनकी जो संतानें थी, यानी कि ये दास थे तो या फिर ये किसी दास जो शासक थे उनकी संतानें थी जो कि शासक बने। तो इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी, दास, गुलाम या ममलूक वंश इत्यादि का नाम दिया गया। बहुत से शासक हुए जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, नसीरुद्दीन,
इसी के साथ साथ बलबन इत्यादि जैसे शासक इस गुलाम वंश के अंतर्गत हुए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। मैंने एक इमेज जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पर डाली है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की जहाँ तक हम बात करें तो प्रारंभिक जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि ये तुर्किस्तान के निवासी थे। माता पिता बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने माता पिता से बिछुड़ गया तो कुछ लोग उसे दास बनाकर निशापुर ले गए और कुछ समय पश्चात उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन ने खरीद लिया। काजी ने अपने बेटे के साथ कुतुबुद्दीन की शिक्षा की व्यवस्था की और शीघ्र ही वो एक कुशल घुड़सवार और निपुण तीरंदाज बन गया। दुर्भाग्यवश इसी समय काजी की मृत्यु हो गई तो उसके बेटों ने क्या किया, कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। आगे चलकर ये व्यापारी किसके पास पहुंचा, मोहम्मद गौरी के पास, और इस तरह से गौरी उसकी योग्यता से बहुत ही प्रभावित हुआ और गौरी का वो विश्वसनीय बन गया। तो गौरी ने उसे एक सैनिक टुकड़ी का नायक बनाया। धीरे धीरे तरक्की करता हुआ अमीरे अखुर, जिसको के कहा जाता है घुड़शाला, तो घुड़शाला का वो मुखिया जो है बन गया। और इस तरह से उसकी गणना उच्च कोटि के सैनिक जो थे कुतुबुद्दीन के उसमें की जाने लगी। गौरी ने भारत पर जब उसने आक्रमण किए, जिन क्षेत्रों को जीता तो उसके हवाले कर दिया, वहाँ का सूबेदार उसको नियुक्त किया। उसने इस पद पर रहते हुए दिल्ली, अजमेर, मेरठ, झांसी, बुलंदशहर, रणथंभौर, गुजरात, कालिंजर आदि को जीता। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी को जो कुतुबुद्दीन है उसकी ताजपोशी की गई। लाहौर में गद्दी पर बैठा और इस अवसर पर उसने मलिक, यहाँ से आगे आपको मुस्लिम नाम मिलेंगे, तो मलिक, सिपह सालार, ये जो है ये उपाधियाँ उसने धारण की। जब वो गद्दी पर बैठा 1210 तक उसने जो है ये शासन किया। बहुत सी कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ा। एक वो दास था, तो गुलाम को का कोई अधिकार नहीं था कि वो राजा बनता। भारत में जो अभी अभी नया नया इस्लामी राज्य स्थापित हुआ था तो व्यवस्था भी अस्त व्यस्त थी। साथ ही साथ गौरी के और भी दास थे जिनमें ताजुद्दीन, यल्दौज इत्यादि, वो उसका विरोध कर रहे थे। मुल्तान सिंध का एक गवर्नर जिसका नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा, बंगाल बिहार का सूबेदार अली मर्दान, ये भी स्वतंत्र शासक बनने की कोशिश कर रहे थे। ख्वारिज्म का शासक अलाउद्दीन मोहम्मद भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो बहुत सी ये उसके सामने कठिनाइयाँ थी, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, सबसे पहले गजनी को उसने जीता। तो ये उसकी सबसे पहली और महान विजय मानी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि उसने जो है गजनी को जीता। आजकल आप देख रहे होंगे कि ये अफ़गानिस्तान में किस प्रकार का जो वातावरण है वो बन चुका है। तो ये अफ़गानिस्तान में गजनी जो राज्य था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले उसका सबसे बड़ा जो शत्रु था गजनी का सूबेदार जिसका नाम था ताजुद्दीन यल्दौज पर आक्रमण करने का उसने निर्णय लिया। यल्दौज गौरी का एक दास था, तो गौरी के बाद गजनी पर अधिकार करके स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया था। तो उसने क्या किया, नसीरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान के ऊपर जो अधिकार था वो उसने जो है ताजुद्दीन ने कर लिया। नसीरुद्दीन कुबाचा जो मुल्तान और सिंध का सूबेदार था। तो यल्दौज धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐबक को खतरा हुआ तो उसको वो सबक सिखाना चाहता था। लोग जो थे ये यहाँ के गजनी के यल्दौज के अत्याचारों से भी तंग थे। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, यल्दौज और कुतुबुद्दीन के बीच में, और इस तरह से कुतुबुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। लेकिन यल्दौज ने फिर से गजनी को जीत लिया और इसके बाद उसने कभी भी तुर्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से युद्ध नहीं किया। फिर उसके मैट्रिमोनियल रिलेशंस, उसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। तुर्क सरदारों से ताजुद्दीन की बेटी से विवाह किया। नसीरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान और सिंध पर अधिकार कर लिया और अब गौरी ने अन्य प्रदेशों
पर भी अपना आधिपत्य जो कुतुबुद्दीन था वो लाना चाहता था, तो अपनी बहन का विवाह नसीरुद्दीन ख्वाजा से उसने कर लिया। अपनी बेटी का विवाह बदायूं का सूबेदार जिसका नाम था इल्तुतमिश उससे कर दिया, और इस तरह से उसने अच्छे संबंध बनाए। फिर है फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, दासता से मुक्ति। क्योंकि वो एक दास था, गुलाम था, तो जब तक वो दासत्व से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वो स्वतंत्र शासक नहीं बन सकता था। तो इस कलंक को उसने धोया। 1208-9 में गजनी की जनता के निमंत्रण पर वो वहाँ गया, और उन्हीं दिनों गौरी का एक उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद फिरोजकोह में अपना अंतिम समय बिता रहा था। तो पैतृक गौर राज्य का ऐबक के शासन से वो संतुष्ट था, तो इसलिए गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन को दासत्व मुक्ति पत्र उसने प्रदान किया कि तुम दासत्व से मुक्त हुए, और सुल्तान की उपाधि भी उसको प्रदान की। गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को राजकीय सत्ता के 2 आवश्यक चिन्ह, छत्र तथा दंड भी प्रदान किए, और इस तरह से वो एक स्वतंत्र शासक बन गया। फिर बंगाल की अधीनता। बंगाल में बख्तियार खलजी बंगाल का सूबेदार था। गौरी की मृत्यु के बाद वो शासक बन गया। 1206 में एक अन्य खलजी सरदार अली मर्दान ने उसका वध कर दिया। बंगाल की राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया और स्वयं स्वतंत्र शासक बन गया। बंगाल के खलजी सरदार उसको पसंद नहीं करते थे, तो वह मर्दान को हटाकर जेल में डाल दिया और उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को गद्दी पर बिठाया। अली मर्दान किसी तरह से जेल से भागकर दिल्ली पहुंच गया और ऐबक से बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। ऐबक मान गया। उसने अली मर्दान को सूबेदार बंगाल का बनाने का निश्चय किया। बंगाल के विद्रोही सरदारों को उसने हराया, और इस तरह से अली मर्दान को उसने बंगाल का सूबेदार बनाया। तो उसने अधीनता स्वीकार कर ली कुतुबुद्दीन की, और एक निश्चित मात्रा में टैक्स या कर देना भी स्वीकार किया, और इस तरह से बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। फिर सप्रेशन ऑफ हिंदू चीफ्स, हिंदू सरदारों का दमन उसने किया बड़ी कुशलता के साथ, और उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए भी उसने विवश किया, और एक निश्चित मात्रा में टैक्स या नजराना देना जो है उन्होंने स्वीकार किया। ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने उनको उनकी भूमि का स्वामी बने रहने दिया। और अगला है उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों में। जहाँ तक हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल सेनापति तो था ही, लेकिन इसी के साथ साथ कुशल प्रबंधक भी था। 4 वर्षों के छोटे शासनकाल में उसने प्रशासन को संगठित करने और राज्य में कानून व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया उसने, और उसकी इस व्यवस्था को बहुत एक दानी शासक था, और उसकी इसी दानशीलता के कारण उसको लखदाता या लख बख्श भी कहा जाता था। फिर है कला और साहित्य, इसको भी उसने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। उसने नए नए भवन बनवाने का उसको शौक़ था, कला साहित्य प्रेमी था। 1191 में उसने जामा मस्जिद और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, और ये मस्जिद उसने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाई। इस मस्जिद का इबादत खाना बहुत सुंदर बना हुआ था। इबादत खाना मतलब पूजा करने का स्थान। इसके अलावा उसने अजमेर में एक मस्जिद जिसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये जो मस्जिद थी इसका निर्माण भी उसने जो है करवाया। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद जो है ये मानी जाती है। महरौली में नामक स्थान दिल्ली के पास उसने कुतुब मीनार, यहाँ पर भी आप देखें तो उसकी मैंने तस्वीर के साथ ये एक इमेज और है कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी उसने शुरू करवाया। हालांकि इसका को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन जैसे प्रसिद्ध उसके दरबारी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 वर्षों तक शासन किया। 1210 में लाहौर में चौगान पोलो जिसको कहते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसको गहरी चोट आई, और इससे उसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसको लाहौर में ही उसकी एक कब्र जो है उसको दफनाया गया, और कब्र पर एक मकबरा भी बाद में बनाया गया। तो ये था दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। इसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा उसका बेटा जिसका नाम था आराम शाह।
और जैसा नाम वैसा उसका काम। 1210 से 1211 तक उसने शासन किया और उसमें कोई सैनिक योग्यता नहीं थी। ये कहा जाता है कि जो आराम शाह था, आराम शाह की अयोग्यता से ही लाभ इल्तुतमिश ने आगे चलकर उठाया। आराम शाह को कुछ तुर्क सरदारों ने गद्दी पर बिठाया था और यही कारण था कि नसीरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान में और अली मर्दान ने बंगाल में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। दिल्ली और आसपास के तुर्क अमीरों ने बदायूं का एक गवर्नर जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश जिसका नाम था, उसको दिल्ली आने के लिए निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश ने अमीरों के निमंत्रण को स्वीकार किया और एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। उसने आराम शाह को हरा करके उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर उसका वध कर दिया और इसके पश्चात गद्दी के ऊपर वह बैठ गया। फिर अगला सुल्तान बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध सुल्तान माना जाता था। ये इमेज मैंने इल्तुतमिश की डाली है। 1211 से 1236 तक जिसने शासन किया। पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। पिता का नाम इलम खां था जो एशिया के एक तुर्क कबीले का मुखिया था। इल्तुतमिश बहुत ही सुंदर और गुणी व्यक्ति था और उसका जो पिता था वो भी उसको बहुत अधिक प्रेम करता था। उसके भाई जो थे उससे ईर्ष्या करने लगे और एक दिन धोखे से उन्होंने इल्तुतमिश को बुखारा का एक व्यापारी जो अपने काफिले के जो व्यापारी था उसका एक अपना काफिला था, नाम था उसका जमालुद्दीन, उसको उसके भाइयों ने बेच दिया। व्यापारी ने इल्तुतमिश को पहले सुल्तान मोहम्मद गौरी को उसने बेचना चाहा लेकिन गौरी ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ से वो सोचता था कि एक अच्छी रकम इसकी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसके पश्चात वो इल्तुत को अपने साथ दिल्ली ले आया और वहाँ 1197 ईस्वी को उस कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। बहुत ही होनहार बचपन से ही रहा इल्तुतमिश, बहुत ही योग्य था और उस योग्यता से कुतुबुद्दीन बहुत प्रभावित हुआ। जल्दी ही उन्नति करता हुआ सरजानदार होता है शाही संरक्षक, ठीक है, सरजानदार जो है उसके पद पर वह नियुक्त हो गया और इस तरह से अपनी एक बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ कुतुबुद्दीन ने कर दिया। 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई तो आराम शाह गद्दी पर बैठा लेकिन निकम्मा साबित हुआ। उसको हराकर उसका वध किया जड़ नामक स्थान पर और उसके पश्चात स्वयं को सुल्तान इल्तुतमिश ने घोषित किया। 1211 से 1236 तक उसने शासन किया। लाहौर के स्थान पर ये पहला सल्तनत का सुल्तान था जिसने के लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। क्वेश्चन भी आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया, तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। जबकि लाहौर से जो लाहौर राजधानी रही जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी। तो इस तरह से उसके, लेकिन अब सुल्तान तो वो बन गया लेकिन बहुत सी उसके सामने कठिनाइयाँ थी। राज्य स्थिर नहीं था, संगठित था। तुर्क सरदार भी उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि वो एक दास था। नसीरुद्दीन कुबाचा जो मुल्तान का सूबेदार था वो भी उसका विरोध कर रहा था। ताजुद्दीन यल्दौज गजनी में उसने भी उसका विरोध करना शुरू किया था। अली मर्दान जो कि बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा था, सिरदर्द बन गया वो भी उसके लिए। मंगोल जो थे जो कि बहुत ही लुटेरे किस्म के माने जाते थे, उनके आक्रमण का भी भारत को भय उत्पन्न हो गया जो कि मध्य एशिया की एक लड़ाकी जाति थी। तो चंगेज़ खां मध्य एशिया के अनेक राज्यों को नष्ट करता हुआ ख्वारिज्म के शासक शाह जमालुद्दीन का पीछा करता हुआ भारत में सिंध नदी तक पहुंच गया। इल्तुतमिश के सम्मुख ये भी बहुत कठिनाई आई, यदि वो उसको शरण देता है तो मंगोलों से खतरा मोल लेता है, तो एक कठिनाई थी। फिर राजपूतों की बात करें, वो भी स्वतंत्र होने के लिए छटपटा रहे थे। जलौर, रणथंभौर, कालिंजर, ग्वालियर के राजपूत शासक जो थे वो इल्तुत को हिंदुस्तान का शासक नहीं मानते थे। तो स्वतंत्र जो थे राज्य इन्होंने आगे चलकर स्थापित कर लिए। फिर एक और जाति थी खोखरो, उसकी भी समस्या थी बड़ी।
लड़ाकू जाती थी और लूटपाट ये करते थे। तो दास था ये इल्तुतमिश, इसकी वजह से उन्होंने अपने आक्रमण और तीव्र कर दिए। तो ये थी उसके सामने समस्याएं, लेकिन फिर भी उसने हर समस्या का सामना किया। सबसे पहले उसने विरोधी जो सरदार थे उनका दमन किया। कुतुबी और मुअज्जी जिनको कहा जाता था, उनका उसने बड़ी सूझबूझ के साथ उसने दमन किया। इन सरदारों ने जहांदार खां के नेतृत्व में दिल्ली के निकट विद्रोह कर दिया। तो इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लिया। उसने इन के विरुद्ध प्रस्थान किया और जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश का सामना इन विद्रोहियों से हुआ। उसने विद्रोहियों को पराजित किया और अनेक सरदारों को मौत के घाट उतारा और कुछ को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। तो दिल्ली, बनारस, बदायूं, अवध के ऊपर उसका अधिकार हो गया। और दूसरा उसने ताजुद्दीन जो यल्दौज था, ताजुद्दीन यल्दौज जो कि गौरी का सेनापति रह चुका था, इल्तुतमिश का शत्रु था। 1206 में उसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात गजनी पर अधिकार किया था और दिल्ली की गद्दी को हथियाना चाहता था। तो ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसने अपने को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश के पास अधीनता स्वीकार करने का जब उसने संदेश भेजा, साथ ही उसने शाही छत्र और राजसी वस्त्र भेजकर इल्तुतमिश पर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश इस सबको इस समय वो यल्दौज से टक्कर नहीं लेना चाहता था, कूटनीति से काम लिया। यल्दौज की अधीनता स्वीकार करने का उसने एक प्रकार से नाटक रचा। वास्तव में वो उचित समय के इंतजार में बैठा था। 1215 में ख्वारिज्म के शाह ने गजनी के शासक के ऊपर यल्दौज पर अधिकार करके उसको वहाँ से मार भगाया। यल्दौज भागकर पंजाब आया और वहाँ कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने इसी समय जो है यल्दौज के साथ उसने युद्ध करने की ठानी। तो विशाल सेना के साथ इल्तुतमिश ने लाहौर की ओर प्रस्थान किया। तराइन नामक स्थान पर दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में यल्दौज हार गया और उसे पकड़कर बदायूं की जेल में डाल दिया गया। कुछ समय पश्चात उसका वध कर दिया गया और इस तरह से शांति व्यवस्था कायम हुई। तीसरा, नसीरुद्दीन कुवाचा की बात करें तो उसके विरुद्ध भी अभियान भेजा। मुल्तान और उच्च का वो स्वतंत्र शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था। तो इल्तुतमिश की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। लाहौर, भटिंडा, कोहराम, सरस्वती पर अधिकार किया। तो वो शक्तिशाली बन चुका था और इल्तुतमिश के लिए खतरा बना हुआ था। 1217 में इल्तुत ने विशाल सेना के साथ लाहौर की ओर उसने कूच किया और ये कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हुआ और कवाचा हार गया और सिंध की ओर भाग गया। लाहौर पर इल्तुतमिश का कब्जा हो गया और इस समय कवाचा सुल्तान से और युद्ध मोल नहीं लेना चाहता था और उसने अधीनता को स्वीकार कर लिया। और उसके पश्चात मंगोलों की बात करें तो इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ कि ये जो मंगोल थे जो कि बहुत ही लुटेरे थे और इनका नेता था चंगेज़ खां। इस समय मध्य एशिया के बहुत से राज्यों को उसने तहस नहस कर दिया था। उसने बेकसूर लोगों की हत्या की थी। 1221 में चंगेज़ खां के नेतृत्व और मंगोल सेना ने ख्वारिज्म के ऊपर अधिकार कर लिया। मजबूर होकर ख्वारिज्म के जो जलालुद्दीन मकबरनी था पंजाब में, उसको शरण लेनी पड़ी। तो चंगेज़ खां जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ लाहौर तक पहुंचा। लाहौर पहुंचने पर जलालुद्दीन ने अपना एक दूत इल्तुतमिश के पास भेजा कि उसको शरण दी जाए। उसने बड़ी समझदारी के साथ काम लिया। उसने ये कहा कि तुम्हारे लिए भारत का जलवायु तुम्हारे अनुकूल नहीं है और तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि जलालुद्दीन 2 वर्ष इधर उधर भटकता रहा, उसके बाद अपने देश वापस लौट गया और मंगोल भी सिंध नदी से वापस लौट गए और इस तरह से भारत को उसने बचा लिया। बंगाल के खिलजी सरदारों के विरुद्ध भी उसने अभियान भेजे। 1210 में अली मर्दान के विरुद्ध उसने, इसके बाद 1225, 1226, 1229 इत्यादि में राजपूत जो सरदार थे। 1226 में रणथंभौर के ऊपर उसने आक्रमण किया। वीर नारायण की वीरता से तुर्क सेनाओं का सामना किया, लेकिन अंत में हार गया और रणथंभौर इल्तुतमिश के कब्जे में आ गया।
1227 में परमार राजपूतों को हराकर मंदसौर को जीता। 1228 से 29 के बीच उसने अनेक राजपूत राज्यों जैसे जलौर, बयाना, अजमेर, नागौर को जीता और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के दुर्ग को घेर लिया, जो 10 महीने तक ये घेरा जारी रहा। अंत में वहाँ का शासक मंगलदेव दुर्ग को छोड़कर भाग गया। परिणाम स्वरूप ग्वालियर के दुर्ग पर सुल्तान का ने अधिकार कर लिया और इसके पश्चात इल्तुतमिश ने 1233 में कालिंजर, 1234-35 में मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके साथ साथ क्योंकि वो भी एक दास था तो खलीफा से उसने मान्यता ली। बगदाद का जो खलीफा था सुल्तान के रूप में स्वीकृति लेने के लिए प्रार्थना पत्र उसने भेजा। खलीफा ने 1229 ईस्वी में उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। इल्तुतमिश को उसने अमीर उल मोमिन, मुसलमानों का प्रधान एवं खलीफा का सहायक, इसका मतलब हुआ अमीर उल मोमिन की उपाधि दी और एक खिल्लत मतलब वेशभूषा भी उसको भेजी। और ये सब जो है ये उसने किया और इस तरह से वो दासत्व से मुक्त हो गया। प्रशासनिक क्षेत्र पर भी उसकी बहुत सी सफलताएं रही। उसने जो राज्य था, साम्राज्य था, उसका इक्ताओं में विभाजित किया। इक्ता का मतलब है भूभाग होना, यानी कि जिसको हम राज्य भी कह सकते हैं, और यहाँ के मुखिया को इक्तादार का नाम दिया। उसने 40 सरदारों की, अमीर सरदारों की एक परिषद बनाई, जिसके बारे में आप आगे चलकर भी पढ़ेंगे। तो ये 40 तुर्क सरदारों की जो उसने एक ये बनाई, इसको चहलगानी या फिर चालीसा इसको कहा जाता था। तो ये जो थी ये 40 तुर्क सरदार थे, उनकी एक टोली थी जो कि आगे चलकर बहुत ही शक्तिशाली बन गई। ये उसके द्वारा बनाई गई। इल्तुतमिश ने सिक्के भी चलाए उसने, और उसने कुतुब मीनार जिसका के कार्य शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके अधूरे कार्य को भी उसने पूरा करवाया। उसके दरबार, क्योंकि कला और साहित्य में वो रुचि लेता था, दरबार में मिन्हाज उस सिराज नामक उच्च कोटि का इतिहासकार था, जिसने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था तबकाते नासिरी। ये जो था ये ग्रंथ उसके द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी ही सफलतापूर्वक शासन किया 1236 ईस्वी तक। 1236 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और आगे का जो अन्य जो शासक हुए उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।